नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। सीएम गहलोत के ट्रॉमा सेंटर विजिट के दौरान मरीजों ने उनसे शिकायत की, जिस पर चिकित्सा मंत्री ने भी सख्त एक्शन लिया है। चिकित्सा मंत्री ने मरीजों की शिकायतों को लेकर अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने कहा है कि अब परिजनों के पास दवाओं की पर्ची मिलने पर यूनिट हेड को एपीओ किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को भी हटाया जाएगा जो बिल्कुल नकारा है और कार्य में लापरवाही बरतते हैं। तो वहीं न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बाहर से दवाई मंगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। राज्य सरकार की मंशा है कि चिरंजीवी योजना में आम मरीजों को सस्ता इलाज जो है वो अस्पतालों में मिल पाए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और कई तरह की समस्याएं जो है वो सामने आई हैं। इस वक्त चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चिरंजीवी योजना आपने बड़ी अच्छी मंशा से राजस्थान में लागू की है, लेकिन मरीजों को कई सारी दिक्कतें आ रही है। सरकारी अस्पतालों में भी हालत जो है वो खराब देखने को मिले। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री जी का दायरा बढ़ा के 5 लाख से 10 कर दिया। सबको फ्री इलाज, चाहे जांच हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी पैसा एसएमएस में नहीं लगेगा। अगर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है तो वहाँ के अधिकारी की जिम्मा है कि वो दवाइयाँ बाहर से मंगाए, उसका पेमेंट भी सरकार करेगी। इस तरह के आदेश हमने जारी कर दिए 1 अप्रैल से और ये लागू कर दी गई है। कहीं कुछ शिकायतें आई रात को, उसको निश्चित रूप से हम देखेंगे। जिनकी भी लापरवाही है उनके खिलाफ आज वहाँ जाकर सबको सुनेंगे। हम चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, सरकार का जो निर्णय है, उसके अनुसार सरकारी अस्पतालों में हो, चाहे एसएमएस हो, दूसरा कोई अस्पताल हो, सब जगह फ्री इलाज होना चाहिए। और फ्री इलाज में अगर कोई कोताही बरतेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, ज़्यादातर लोगों को इलाज मिल जाता है, लेकिन जिस प्रकार से समस्याएं सामने कल आपने सुनी है, कुछ लोग जानबूझ के अस्पतालों में मरीजों को बाहर भेजते हैं और दवाइयाँ मंगाते हैं। इस तरह की शिकायतें आएगी, आज हम सुनेंगे। इस तरह की शिकायतें आएगी तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं जब फ्री इलाज की सुविधा कर दी, फ्री जांच हो, कोई भी जांच हो, कोई भी दवाई हो, सारी फ्री हम देंगे, तो फिर बाहर भेजने का, पर्ची लिखने का उचित क्या है? अगर कोई पर्ची लिखकर बाहर से दवाई मंगाता है तो उसके खिलाफ हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और इसके निश्चित रूप से आज ही विभाग के अधिकारियों को कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करें उनके खिलाफ। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। गौरव यात्रा में सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा राजस्थान की सरकार गिराना चाहते थे केंद्रीय मंत्री। सीएम ने उन पर विधायकों की खरीद फरोख्त के भी आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री किसे कहते हैं देश का? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। जहाँ आपके थोड़ा पढ़े बैठे थे हो, वहां बैठे थे हो, क्या करते थे कर रहे हो? सरकार गिराओ, वोटों के माध्यम नहीं, पैसों के माध्यम से खरीदो एमएलए को। राज्यसभा चुनाव हो, एमएलए को खरीद करके एक सीट जीतो राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में सरकार चुनी हुई थी, आपने 22 एमएलए को खरीद करके 35-35 करोड़ के अंदर आपने सरकार गिरा दी। कहाँ का लोकतंत्र है? राजस्थान सरकार के आप देखिए, ये अमित शाह और ये गजेंद्र शेखावत, जोधपुर वाला एमपी, इनको शर्म ही नहीं आई कि जोधपुर का एमएलए मैं हूं और मुझे मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिला हुआ है। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब थे। वहीं यूपी के बाद मरुधरा में भी बुलडोजर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आज फिर सीएम ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि चुनाव जीतने पर बीजेपी घमंड में है, गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। वहीं राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा सरकार हर तरफ से हताश हो गई है। बुलडोजर चला रहे हैं गरीबों को। आप बताइए, तो अधिकार है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं होता है बिना कानून के, बिना न्याय के, न्यायालय के आदेश से आप किसी के घर को उजाड़ दो? शक क्या
हिमालय फेंट देते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है। परसों आंखों में आंसू आ गए देख करके, महिलाएं रो रही थी। हमारा क्या कसूर है, बेटे का नाम आ गया, कहीं जा रहा था, वो निर्दोष है, हमारा घर उजाड़ दिया गया, बच्चे का नहीं। ऐसा सहन ज्यादा देश में। रामकृपाल मीणा के उस भवन को जमींदोराज करने का काम रीट के अंदर आपने किया, तब आपने कौन से कानून और प्रक्रिया की पालना की? कहने को कुछ और करने को कुछ। अच्छा रहे कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी कानून व्यवस्था के बारे में बात करें। प्रतिदिन दर्जनों अबलाओं की लुटती इज्जत, 6 से 7 हत्याएं और चोरियों का 200 से ज़्यादा चोरियां, अगर इनको रोकने की आप बात करें तो अच्छा लगेगा। राजस्थान का अवाम अब असलियत समझ चुका है। सिर्फ बयानबाजी करना, केंद्र सरकार को कोसना, संविधान खतरे में है ये बात रोज दोहराना, इससे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा आज दौसा के लालसोट में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना पर पीएम को आड़े हाथ लिया। साथ ही उन्होंने इस दौरान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा जो व्यक्ति राजस्थान का हो और जल शक्ति मंत्री हो, उसके बावजूद भी अगर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करा सके तो ऐसे कैबिनेट मंत्री का क्या काम। मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की। बहुत पुराना है और पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अजमेर और जयपुर में जो कहा, उसी के कारण राजस्थान की जनता ने उनको 25 के 25 एमपी जिताए और अब अपने वादे से मुकर रहे हैं। हम उनको अपना वायदा याद दिला रहे हैं। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लागू करें। ईआरसीपी का जो जल संसाधन मंत्री है वो भी राजस्थान का है, लोकसभा का मेंबर है और पूरा कैबिनेट मिनिस्टर है। अगर वो इस काम को प्रधानमंत्री से राजस्थान के भले को नहीं करा सकता, फिर वो काहे का मंत्री है, काहे के लिए मंत्री बना बैठा है। तो प्रधानमंत्री जो अजमेर में कह जाए, जयपुर में कह जाए, उसके बाद मुकर जाए, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस चीज़ को याद रखेगी। और ये बहुत बड़ा इशू है जो राजस्थान को मिलना चाहिए। पीने का पानी है, सिंचाई का पानी है, जो हमारा पानी चंबल से व्यर्थ बहकर जा रहा है, उसका सदुपयोग राजस्थान के हित में हो। और ये बीजेपी के टाइम की योजना बनाई हुई है, उसी योजना को ये लागू करना नहीं चाह रहे हैं। और अब बात अजमेर की, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज निजी दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और अमन चैन खुशहाली की दुआ की। सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमले किए। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज देश में रिवर्स गियर चल रहा है, अमीर आगे बढ़ते जा रहे हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। हमें चिंता है इस देश की, जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, करोड़पति अरबपति हो रहा है, अरबपति खरबपति हो रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है। यूपीए शासनकाल में 10 साल में गरीबी रेखा से लगभग 10 से 15 करोड़ परिवार बाहर निकल आए थे। आज वो वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है समझना है तो चले आइए दौसा जिला अस्पताल में। अस्पताल में वसूली का खेल चल रहा है, वो भी लेबर रूम में। सरकार की ओर से अस्पताल में सब कुछ फ्री है, लेकिन डिलीवरी के समय लेबर रूम में पैसों की डिमांड की गई। पहला केस है डागोलाई की रहने वाली प्रसूता राजी मीणा का। रात के समय जब राजी को प्रसव हुआ तो उसके साथ मौजूद परिजनों से चिकित्सा कर्मियों ने 500 की डिमांड की। जब प्रसूता की बहन के पास 500 रुपए नहीं मिले तो चिकित्सा कर्मियों ने प्रसूता की जांघ में कैंची मारी, जिसके बाद प्रसूता की बहन ने 200 रुपए तो दे दिए, लेकिन फिर भी लेबर रूम का स्टाफ संतुष्ट नहीं हुआ। वसूली का दूसरा केस है कानेटी के रहने वाली प्रसूता सुमन मीणा की। सुन के पति कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लेकिन उनसे भी डिलीवरी के समय 1100 रुपए की डिमांड की गई।
पैसे नहीं देने पर सही तरीके से केयर नहीं करने और डिलीवरी की गारंटी नहीं देने की धमकी दी गई। इसके बाद सुमन के परिजन डर गए और लेबर रूम में 1100 रुपए देने पड़े। सुमन के पति कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, लिहाजा बात कलेक्टर, पीएमओ, चिकित्सा मंत्री और कृषि विपणन मंत्री तक पहुंच आई। अब अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जांच की बात कह रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में अवैध वसूली कब तक चलेगा। मेरी डिलीवरी हुई थी 9 बजे, तो एक डॉक्टरानी ने मेरे से 500 रुपये मांगे। मेरे पास 500 रुपये नहीं थे। फिर मेरे पास सिस्टर थी मेरी बड़ी वाली, उसके पास 200 रुपये थे। तो उससे धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खून छूट जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास ही तो आवेगी तुम। फिर मेरी सिस्टर डर गई, वो बाहर पैसे लेने चले गए। फिर मैं अकेली रह गई थी। एडमिट होने के बाद करीबन रात को 11 बजे के लगभग उनको डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद जब ये पूरा काम फ्री हो गया था, मेरी भाभी थी उसके साथ में अंदर, वो बाहर आई, बोले वो 1100 रुपये मांग रहे हैं। क्योंकि किस बात के 1100 रुपये? बोले मांग रहे हैं, दे दो, कोई बात नहीं है। क्योंकि पैसे तो दे देंगे, कोई बात नहीं है, 100, 200, 500 रुपये, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अभी रात का मैटर था, उसके बारे में वो पेशेंट के अटेंडर आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा ये बातें अब हमारे साथ ऐसा किया, तो हम उसकी जांच करवाएंगे। पीएम साहब को अवगत करा दिया है और लिखित में कंप्लेंट आई है, तो हम पीएम साहब को देंगे कल, और पीएम साहब जो भी कार्रवाई करेंगे उनको कल। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भरतपुर में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। तेज हवाओं के साथ धूल के गुबार उठ रहे हैं। शहर में चारों तरफ हवाओं के साथ धूल उड़ रही है। कई किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। धूल भरी आंधी के साथ ही हल्की बारिश भी हो रही है। तो लगातार हल्की बारिश का दौर जारी है। अचानक बदले मौसम के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो तापमान में गिरावट के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन धूल भरी आंधी चलने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भरतपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक पुरी, जैसा कि बताया जा रहा है कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो लोगों को राहत मिल रही होगी फिलहाल वहां पर। देखिए प्रियंका, मौसम ने एक साथ जो है करवट बदली और लगातार जो है कई घंटे से जो है तेज आंधी के साथ में धूल के गुबार है वो शहर में चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। इससे तापमान में तो गिरावट आई है और लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि धूल के गुबार इतनी तेज है कि जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में ऐसे धूल के गुबार देखे जाते हैं और वही नजारा आज भरतपुर में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण वाहन चालक जो है वो वाहनों को नहीं चला पा रहे हैं और उसके कारण उनको जो है काफी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। सुबह भी ऐसा ही मौसम देखने को मिला था, उसके बाद अचानक से तेज जो धूप थी वो निकली थी, लेकिन अब एक साथ मौसम ने करवट ली है और रुक रुक करके जो तेज धूल के साथ आंधी है वो चल रही है और हल्की हल्की बारिश का भी दौर जो है वो इसके साथ चल रहा है। जैसा कि आंधी भी चल रही है और धूल भरी आंधी बताई जा रही है, तो वाहन चालकों को परेशानी भी हो रही है और इसके साथ ही दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। क्या मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी किया गया है इसको लेकर? देखिए प्रियंका, मौसम विभाग की ओर से 2 दिन पहले अलर्ट जारी किया गया था और बताया गया था कि हल्की जो बरसात है उसके आसार बताए गए थे, लेकिन हल्की बारिश तो है, उसके साथ तेज धूल के गुबार वाली जो आंधी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और चारों तरफ शहर के जो है धूल के गुबार ही गुबार छाए हुए। पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से नजारा जो देखा जाता है वो आज भरतपुर में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल दीपक, और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से भरतपुर में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में जेडीए ने मोटी रकम लेकर कॉलोनियां तो बसा दी, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी लोगों में नाराजगी बनी हुई है। योजना के लाभार्थियों की शिकायत है कि इन कॉलोनियों में अभी तक बिजली पानी जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। लाभार्थियों के मुताबिक हाथोज करधनी आवासीय योजना हो या फिर वेस्ट वे हाइट्स जैसी आवासीय कॉलोनी, सब जगह बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। स्कीम के लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने जेडीए की योजना देखकर आशियाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन सालों बाद भी वे मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि जेडीए की एक कॉलोनी को विकसित किया जाएगा और लाभार्थियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मेंट की हुई कॉलोनी है सर,
इसमें ना तो इसमें पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना सीवरेज की सुविधा है। और हमने तो इसमें ये प्लॉट जेडीए को ही देकर लिया था और इन सभी सुविधाओं से हम महरूम हैं। और बिजली का बिल राजस्थान में वैसे भी काफ़ी है, फिर भी राजस्थान इस जेडीए में की कॉलोनी में यानी आसमान को छू रही हैं ये कीमतें। जेडीए की अपनी कॉलोनियाँ, उनमें विकास का काम वो तो होता जा रहा है, एक जगह लेते जा रहे हैं। एक साथ तो सब जगह होगा नहीं, लेकिन होता जा रहा है, सब जगह हर जगह काम चल रहा है। और खबर कोटा से है। कोटा के आरकेपुरम इलाके में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बालिग से दुष्कर्म के आरोप में 60 साल के बुजुर्ग पर आरोप लगाए गए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब बालिका गर्भवती हो गई। पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। तो बालिका ने CWC में काउंसिल के दौरान यह खुलासा किया है कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने एक दिन उसे बहाने से अपने घर बुलाया, जहां पर आरोपी ने उसे पानी में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद जब बालिका की तबीयत खराब हुई तो परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक बालिका आरकेपुरम थाना द्वारा मेरे समक्ष पेश की गई। बालिका से जब काउंसलिंग की गई तो काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया है कि कुछ समय पूर्व एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है, जिसके बीवी बेटे बहू सभी हैं, भरा पूरा परिवार है। उस व्यक्ति ने उसे किसी बहाने से अपने घर पर बुलाया और उसे पानी में कुछ नशीला पदार्थ पिला करके उसे बेहोश कर दिया गया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। उधर अजमेर में 11 साल की मासूम का बाथरूम में नहाते हुए वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने मामले में पड़ोस में काम करने वाले मजदूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। रामगंज थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के पिता के मुताबिक उनके पड़ोस में मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें कृष्णा नाम का मजदूर काम कर रहा था। 14 अप्रैल को 11 साल की बेटी बाथरूम में नहाने गई तो मजदूर खिड़की के जरिए बच्ची का वीडियो बनाने लगा। इस दौरान पीड़िता की आरोपी कृष्णा पर नजर चली गई, जिस पर पीड़िता ने चिल्लाया तो परिवार के लोग घर के बाहर पहुंचे और कृष्णा को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची को ध्यान पड़ गया, बच्ची के चिल्लाने पर भाग कर गए परिवादीगण, तो उसके मोबाइल में उसका नहाते हुए को वीडियो मिला है, जिस पर 354C और 11-12 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाकर तफ्तीश श्रीमान SHO साहब आदर्श नगर के द्वारा की जा रही है। उधर दौसा में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक माफी मांगता नजर आ रहा, जिससे गांव के लोग माफी मंगवा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है युवक को बुरी तरह पीटा गया है और उसके कपड़े भी उतरवाए गए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है, जिसके बाद जांच में पता चला कि ये वीडियो सिकंदरा के टोरेडा गांव का है, जो 10 अप्रैल का बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए टोरेडा गांव गया हुआ था। इसी दौरान ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान कुछ देर युवक को पेड़ पर बांधे रखा। ग्रामीणों ने युवक से माफी भी मंगवाई और भविष्य में गांव में नहीं आने की चेतावनी भी दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर शहर के प्रताप नगर इलाके में 2 नाबालिगों के बीच लड़ाई में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह लड़ाई घोड़े पर बैठने को लेकर हुई। एक 13 साल का लड़का अपने घोड़े पर सवार होकर घूम रहा था, तो एक और नाबालिग ने उसे रोका और घोड़े पर बैठने की जिद की। फिर दोनों में कहा सुनी हुई तो नाराज होकर दूसरे नाबालिग ने चाकू से घोड़े पर सवार लड़के पर हमला कर दिया, जिसमें घोड़े पर बैठा लड़का बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल घायल बालक का ICU में इलाज जारी है, तो आरोपी लड़के को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बात पेयजल की आपूर्ति को लेकर जलदाय विभाग और ग्राम पंचायतों के बीच चल रहे रार की, जिसकी वजह से पेयजल की आपूर्ति का मामला संकट में पड़ चुका है।
जल जीवन मिशन योजना की वजह से मरुधरा के लोगों को लगा था उसकी प्यास बुझाने का पुख्ता इंतजाम हो रहा है, लेकिन इस मिशन के संचालन को लेकर पेंच फंस गया है। दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के संचालन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपने की घोषणा कर दी है, लेकिन ग्राम पंचायतों का कहना है कि योजना का संचालन जलदाय विभाग को ही करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी दी गई तो फिर इसकी गुणवत्ता को लेकर उनसे ही सवाल पूछे जाएंगे। हम इस योजना के खिलाफ नहीं है। ये योजना जो भी बनी है उससे पहले इसका धरातल लेवल पे इसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी। ये योजना भी एक रूट स्तर पे विकसित नहीं हो पाएगी और बिल जमा नहीं होंगे तो योजनाएं बंद हो जाएगी और जनता को इसका लाभ नहीं मिलेगा। कम से कम 2 साल तो जल जीवन मिशन को पीएचडी विभाग ही चलाए, क्योंकि सरपंच के पास कोई मैन पावर भी नहीं है, कोई टेक्निकल भी नहीं है, तो उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। ग्राम पंचायत की मांग है कि जल जीवन मिशन योजना का संचालन जलदाय विभाग करे और अगर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो फिर योजना के संचालन के लिए योजना का 10% बजट ग्राम पंचायत को मिले। ग्राम पंचायतों में पेयजल योजना से जुड़े कार्मिकों का खर्चा सरकार वहन करे। जनता जल योजना के तहत जो 550 करोड़ बिजली बिल बकाया है वो राज्य सरकार भुगतान करे। जल जीवन मिशन योजना के लिए बिजली का बिल आगे भी सरकार ही भुगतान करे। हालांकि इन सब पर जलदाय विभाग के मंत्री का कहना है कि मिल बैठकर इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनसे हम भी बात करेंगे और उन्होंने कोई मुद्दा उठाया है तो इसका मिल के हल निकालेंगे और हमारी प्रायोरिटी है कैसे भी जनता को पानी मिले। जल जीवन मिशन योजना के तहत सबको पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जिस तरह से पानी की तरह पैसा बहा रही है, उससे धरातल पर पानी का कितना इंतजाम हो पाया है उसका अंदाजा इस विवाद से लगाया जा सकता है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश के ईपीएफ पेंशनर सब एक मंच पर आ रहे हैं। निजी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि 58 साल से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें मात्र 1000 और अधिकतम 5000 रुपए पेंशन मिलती है, जिसमें उनका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार ईपीएफ पेंशन कटौती से 15000 की कैंपिंग को हटाए, जिससे रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन मिल सके। इसे लेकर प्रदेश में ईपीएफ पेंशनर्स लामबंद हो गए हैं। कर्मचारियों ने राजस्थान ईपीएफ पेंशनर समन्वय समिति का गठन किया है, जिसके बैनर तले अब अपनी आवाज बुलंद करेंगे। श्रमिकों को उनके हक का पैसा मिल नहीं पाता है और वृद्धावस्था में उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इन सारी स्थितियों पे विचार के लिए हमने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के श्रमिक प्रतिनिधियों को शामिल किया और हमने तय किया कि राजस्थान ईपीएफ पेंशनर्स समन्वय समिति का गठन हमने किया। अस्पतालों में व्यवस्थाएं बदहाल, मरीज बेहाल। किन किन अस्पतालों में है ऐसे हाल? प्रदेश के 10 अस्पतालों का सबसे बड़ा रियलिटी चेक। बदहाल अस्पताल, बेबस मरीज। देखिए शाम 6 बजे।